देखिए आज हम पढ़ेंगे हम पढ़ रहे थे बॉइलिंग और इवापोरेशन के बारे में, ठीक है। तो अब हमें बॉइलिंग और इवापोरेशन के अंदर क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। तो बॉइलिंग और इवापोरेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, देखिए इवापोरेशन जो होता है आपका वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली सभी टेम्परेचर्स पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बॉइलिंग होती है वो किसके ऊपर होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होती है, जहाँ पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जो वेपराइजेशन होता है वो लिक्विड के थ्रू आउट होता है अब, ठीक है। इवापोरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के सरफेस से होता है, जबकि जो आपकी बॉइलिंग होती है उसके अंदर बबल्स की फॉर्मेशन होती है लिक्विड के सरफेस के नीचे से भी, ठीक है। उसके बाद जो मेन फिनोमेना है कि इवापोरेशन जो होता है उसकी वजह से हमेशा क्या होती है, आपकी कूलिंग होती है, जबकि बॉइलिंग जब होती है तो उस टाइम पे आपकी कोई भी कूलिंग नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन देखो क्या होता है हमारे पास, वेपराइजेशन का मतलब क्या है, लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है किसके लिए, एक मोल लिक्विड को किसके अंदर बदलने के लिए, उसके वेपर के अंदर बदलने के लिए, उसकी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। जब लिक्विड वेपर के अंदर बदलता है उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो वही क्या कहलाता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। अब देखो जितने ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आएंगे लिक्विड के अंदर, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, ठीक है। और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास सरफेस टेंशन, ठीक है। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सरफेस के ऊपर टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, ठीक है। देखो ये हमारे पास बीकर है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इनसाइड वाले हैं और ये सरफेस वाले हैं। जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड है उनके ऊपर सारी तरफ से फोर्स लग रहा है, जबकि जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं उस पर सिर्फ अंदर की तरफ से फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे आपका जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ आपका कुछ ना कुछ इनवर्ड अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ तो है नहीं कैंसिल करने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर लाई कर रहे हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल से भी घिरे हुए हैं, तो इसलिए वो इक्वली अट्रैक्टेड हैं सभी डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। जबकि एक मॉलिक्यूल जो आपका सरफेस के ऊपर है वो क्या कर रहा है, एक नेट इनवर्ड अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, इनवर्ड पुल की वजह से मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो सरफेस के ऊपर हैं, जो सरफेस होता है वो बिहेव करता है कि वो किसके अंडर है, टेंशन के अंडर है, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन होता है किसी भी लिक्विड का, हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारा फोर्स होता है जो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। वो हमारा फोर्स होता है जो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है राइट एंगल से 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस के अलोंग, ठीक है। तो जो यूनिट्स होती हैं सरफेस टेंशन की वो हमारी डाइन्स पर सेंटीमीटर या न्यूटन्स पर मीटर होती है, ठीक है। जो लिक्विड की ड्रॉप्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, क्योंकि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो एक स्फेयर होता है उसका क्या होता है, मिनिमम सरफेस एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी सरफेस एनर्जी, तो जो वर्क किया जाता है अर्ग्स के अंदर सरफेस एरिया को घटाने या बढ़ाने के लिए 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से, वही क्या कहलाती है, हमारी सरफेस एनर्जी कहलाती है, ठीक है। यूनिट्स क्या होती हैं सरफेस एनर्जी की, अर्ग्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर और जूल पर मीटर।